बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास हर स्टेटमेंट के 4 ऑप्शन हैं, तो हमने जो करेक्ट होगा उसको इन सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, स्क्वायर रूट 7 इज़, तो इसके 4 ऑप्शन है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो स्क्वायर रूट 7 हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। और ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स के, जब भी स्क्वायर रूट में हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा स्क्वायर रूट n, और n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट में हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तब उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो स्क्वायर रूट में जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नंबर आते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं आता तो स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाता है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो 7 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है ये, पाई एंड ई आर। तो पाई और ई हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था, तो कि पाई और ई हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। उसके बाद थर्ड देखें, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये अभी हमने बात की है फर्स्ट पार्ट में, ये हमारे पास जो फर्स्ट था MCQs, कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में एक ऐसा नंबर आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्क्वायर रूट n, और n हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये लाजमी तौर पे क्या होगा, इरेशनल होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आपको स्टूडेंट्स बताया कि ये जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए एंड सो ऑन, यानी हमारे पास के रूट में एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो तब हमारे पास वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर नहीं आता जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो तब वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब ये चौथा MCQs देखें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज़। तो यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट में आया है और 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये स्क्वायर रूट 3 अलग से इरेशनल है और स्क्वायर रूट 5 जो है ये अलग से इरेशनल है। अब इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करें तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ पे देखें जो हमारे पास 5वां MCQs है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x हमारे पास कहाँ से हैं, रियल नंबर से हैं, x इक्वल टू x है, इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास आएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी हर नंबर जो होता है वो अपने आप के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं कि रियल नंबर में से कोई हम x लेते हैं कोई भी, तो वो क्या होगा, अपने आप के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए अगला, लेट a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a ग्रेटर दैन b, b ग्रेटर दैन c, और इसका मतलब क्या है कि a जो होगा वो ग्रेटर दैन c होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का, यानी हमारे पास अगर कोई 3 नंबर रियल नंबर में से हैं, जैसे कि a b c, a हमारे पास b से बड़ा है, b जो है वो c से बड़ा, तो लाजमी तौर पे a जो होगा वो c से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो a भी हमारे पास क्या होगा, c से बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या उर्दू में इसको हम कहते हैं खासियत मुतअद्दियत। तो 7वां MCQs है हमारे पास है, 2 की पावर x इंटू 8 की पावर x इक्वल टू 64, देन x इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास पावर्स में नंबर लिखे हुए हैं, x की हमने वैल्यू फाइंड करनी, तो x हमारे पास पावर्स में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 2 की फॉर्म में लिखेंगे हर नंबर्स को, और राइट साइड पे जो हमारे पास 64 है इसको भी हम 2 की पावर्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास बेस सेम हो जाए। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास 2 की पावर x है और साथ आ रहा है 8 की पावर x और इक्वल टू है 64। तो यहाँ से हमने x को फाइंड करना है। अब 2 की पावर x को तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे 8 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 8 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 हमारे पास आएगा 2 की पावर 3, और इसकी पावर x पहले ही थी तो इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे 64 जो है ये बनता है 2 की पावर 6,
तो इसके लिए फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे देखें हम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। 64 2 पे होता है फैक्टराइज, तो ये आएगा हमारे पास 32, फिर 2 पे होता है तो ये आ जाएगा 16, उसके बाद फिर 2 पे होता है तो ये आ जाएगा 8, इसी तरह चलते जाएं। 2 पे होगा तो 4 और उसके बाद फिर 2 पे होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। अब इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी, फिर 2 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 कितनी बार है, 6 बार, ये 6 टाइम आए। तो 64 जो है इसकी फैक्टराइजेशन क्या आती है, 2 की पावर 6, यानी 2 जो हमारे पास 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 64 बनेगा। तो 64 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 6। अब ये सारे हमारे पास जो बेस है ये 2 बन गई है, तो 2 की पावर x को लिखेंगे एज इट इज़ इनटू, यहाँ पे पावर की पावर जो होती है ये ज़रब होती है, तो 2 की पावर 3 है और फिर होल पावर हमारे पास x है, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 3x और इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 की पावर 6। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे देखें 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 3x है, तो बेस सेम है और दोनों जो हैं ये ज़रब हो रहे हैं, तो ज़रब में पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। पावर्स को हम करेंगे जमा, तो लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 3x, यानी ये दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लिया, इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर x प्लस 3x क्या आएगा, 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 6 आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, यानी ये हमारे पास बेस है ये 2 और यहाँ पे 2, ये बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो लिखेंगे हम 4x इक्वल टू 6। 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 6/4। अब इसको 2 से कैंसिल करें तो ये बनेगा हमारे पास 3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/2 या 3/2। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है हमारे पास, ये वाला फर्स्ट जो है ए ऑप्शन ये दुरुस्त है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 और ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है, इसको हमने इन सर्कल कर दिया। 8वां MCQs देखें स्टूडेंट्स, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड। यानी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्री से ये निकला है, यानी 2 नंबर अगर आपस में बराबर है इसका मतलब क्या है, वो सेम है। सेम का मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को उर्दू में हम क्या कहते हैं, खासियत तशाकल। अब जो 9वां MCQ है वो देखें, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27 इक्वल टू, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इसको हमने सिंप्लीफाई करना। अब यहाँ पे ये 75 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 3, ताकि हमारे पास जितने हिस्से का स्क्वायर रूट हल हो सकता है इसको कर लें। तो अब इसको 25 × 3 लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास हल हो जाता है, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 75 को क्या लिखा, 25 × 3। इसी तरह जो 27 है इसको हमने लिख लिया 9 × 3। अब 25 का स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा से लिखें, 3 का जो स्क्वायर रूट है वो अलहदा से, इसी तरह यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर रूट है वो अलहदा से और फिर 3 का स्क्वायर रूट अलहदा से। तो यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे। अब 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आता है, स्क्वायर रूट 3 साथ आ जाएगा एज इट इज़, प्लस जो 9 है इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है और साथ स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर रूट 3, दोनों को करना है हमने ऐड, तो ये बनेगा 8 स्क्वायर रूट 3, यानी ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ नंबर है ये प्लस हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, उसको हम साथ एज इट इज़ लिख लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 स्क्वायर रूट 3, ये वाला डी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो ये इनका प्रोडक्ट क्या है, तो ये इनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर बनना, जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा यहाँ पे फार्मूला लगता है, इसको हम 3 को अगर a समझते हैं, स्क्वायर रूट 5 को b समझते हैं, तो यहाँ पे ये बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी 3 को हम a कंसिडर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 5 को b। तो फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास बनेगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 क्या आएगा, 9 आएगा, 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रैशनल है। तो यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, MCQ सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/3 एंड c इक्वल टू 7/5। तो हमारे पास a b c की वैल्यूज़ गिवन है। देन वेरीफाई दैट
ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हमने वेरीफाई करना है इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को। तो इसके लिए हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और लिख के करते हैं सॉल्व और वेरीफाई करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। और फर्स्ट पार्ट जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों का रिजल्ट जो होगा वो बराबर जो है उसको शो करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 और प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई। इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कसरों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। तो बट्टे में हमारे पास 3 और 5 है, तो इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए स्टूडेंट्स पता है आपको, हम इनकी कंबाइन जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ये 3 1s are 1 और 5 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। 5 पे करेंगे तो ये हमारे पास 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 1s are 5। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होगी। अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बनता है 3 इंटू 5 15 बनता है। इजी सा काम है, ये लोअर क्लासेस का काम है, तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स। तो 3 और 5 का हमारे पास जो एलसीएम आता है वो क्या आता है 15 आता है। तो ये 3/2 को हम एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेते हैं। ब्रैकेट में हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम और एलसीएम हमारे पास क्या आता है 15। अब इस 15 को हमने 3 पे करना है डिवाइड। जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको हम हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो अपना आंसर आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास 15 एलसीएम आया है, ज़ोज़ाफ़कल आया, इसको क्या करेंगे 3 से तकसीम करेंगे। तो जब 15 को 3 से तकसीम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5 और 5 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 25। इसी तरह यहाँ पे देखिए 15 को तकसीम करना है 5 से, तो 15 को 5 से तकसीम करेंगे तो 3 आएगा। 3 को जब हम 7 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। अब हम ब्रैकेट्स में जो है नंबर्स को जमा कर लेंगे। 3/2 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। अब 25 को 21 में जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 46 और बटे में हमारे पास आ रहा है 15। तो यहाँ से इनको करेंगे कैंसिल। ये 3 1s are 3, 3 5s are 15 और ये 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 23। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 23/5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2 इंटू ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3। अब यहाँ पे प्लस फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो यहाँ से देखिए ये 3 से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दें और बाकी बचेगा हमारे पास 5/2 प्लस यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बटे से ऊपर वाले आपस में, बटे से नीचे वाले आपस में। तो 3 को 7 से ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा 21 और 2 को 5 से ज़रब करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पे देखें 2 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 आएगा, जिस तरह कि हमने पहले सॉल्व किया है, यानी इनकी कंबाइन फैक्टराइजेशन करके हम अपना एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक इजी सा काम है, ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खुद कर लेंगे। तो 2 और 10 का जो एलसीएम हमारे पास आता है वो आता है 10। अब 10 को हमने 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आता है। यानी जो हमारे पास एलसीएम आता है उसको हम बटे वाले नंबर से तकसीम करते हैं और जो जवाब आता है उसको बटे से ऊपर वाले नंबर से ज़रब कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 10 को 10 से तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, 1 को हम 21 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब 25 और 21 दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास बनता है 46 बनता है, यानी 25 और 21 को जमा करेंगे तो ये 46 आएगा, यानी 46 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, अब ये 2 से कैंसिल होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो इसका आंसर क्या आएगा 23/5। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर भी 23/5 आ गया है और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो भी 23/5 आ गया। तो हम यहाँ पे अपना रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी।
तो ये हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, तो दोनों हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारे रिजल्ट क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे लिख दें इट इज़ वेरीफाइड। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसको हमने वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पे हमने ए बी सी के वैल्यूज़ को लिख लिया। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 3/2 प्लस 5/3। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 कसरे हैं हमारे पास, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। इसको अलग से सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 और 3 है, इनकी इकट्ठी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 पे डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 पे कर सकते हैं तो ये 1 एज इट इज़, और ये 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा 3 से डिवाइड होने के बाद। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो एलसीएम आना है वो 6 आना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो 6 आ गया। अब 6 को 2 से करना है तकसीम, तो आंसर आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इसके साथ हम क्या करेंगे, 7 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस 10 तो ये बन जाएगा 19 ओवर आ जाएगा 6 इंटू हम लिखेंगे 7 ओवर 5। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्क्रॉल, यानी अब यहाँ पे देखें 19 इंटू 7 ये हमारे पास आना है 133 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। इनमें कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें ए और सी की। ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी की वैल्यू 7/5 से, और यहाँ पे देखें प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। तो इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही इन दोनों ब्रैकेट्स में, तो बटे से ऊपर वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे, बटे से नीचे वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें ये 5 से हो रहा है कैंसिल, तो बाकी बचेगा हमारे पास 7/3। अब हमने लेना है एलसीएम, तो 10 और 3 का एलसीएम हमारे पास आएगा 30। ये आप जो कंबाइन फैक्टराइजेशन है उसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 और 3 की हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। 30 को हम तकसीम करेंगे 10 से तो 3 आएगा, 3 को 21 से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा 63। इसी तरह यहाँ पे देखें जब 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10, और 10 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 70। अब 63 प्लस 70 तो ये बनना है 133 बटे में 30 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 133/30 आया है, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 133/30 आया। तो हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड को लिखेंगे। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड डैट। तो जब हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड डैट। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, a प्लस बी इंटू सी, यानी ये हम यहाँ पे अपना रिजल्ट लिखेंगे a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो जब हम वेरीफाई कर चुके होंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ वेरीफाइड डैट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a इक्वल टू 4/3, b इक्वल टू 5/2, c इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास 3 रियल नंबर हैं और हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको उर्दू में हम बोलते हैं खासियत तलाज़म, इसको वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी जमा के लिहाज से, और विद एंड मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिहाज से। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत तलाज़म ऑफ रियल नंबर हकीकी अदाद की, इसको हमने वेरीफाई करना है एडिशन के लिहाज से यानी जमा के लिहाज से, और मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के लिहाज से। तो जो हमारे पास खासियत तलाज़म है बालिहाज जमा और बालिहाज ज़रब, इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास A B C 3 जो है हकीकी अदाद हैं, तो इनकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो अपने क्वेश्चन को लिख के इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें A B C की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, और सोल्यूशन में हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उर्दू में इसको हम पढ़ेंगे खासियत तलाज़म बालिहाज जमा, और ये इसकी वैल्यू होती है, यानी हमारे पास जो 3 नंबर हैं A B C, इसको हम
खासियत तलाज़म बलिहाज़ जमा में कैसे लिखते हैं, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको आपने ज़बानी याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो कैसे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास टू साइड्स हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो दोनों को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो लिखी इसकी वैल्यूज़, ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3 प्लस बी हमारे पास है 5/2 और इसमें प्लस हम करेंगे 7/4। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2 प्लस 7/4। तो 2 और 4 जो इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस अब 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ये सिंपल सा स्टेप है, ये डायरेक्ट करेंगे हम। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, प्लस अब 4 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4/3 को लिखेंगे एक दफ़ा एज इट इज़, प्लस अब 10 जमा 7 तो ये बन जाएगा 17 और इसको करेंगे 4 से डिवाइड। अब दोबारा फिर हमारे पास 2 कसरे हैं, 2 हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, तो एलसीएम लेंगे 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। तो ये भी सिंपल सा स्टेप है, इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम 12 कैसे आएगा। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है इकट्ठी और उसके बाद जो फैक्टर आते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर, उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 है, 12 को करेंगे 3 से डिवाइड तो आएगा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16, प्लस अब 12 को करेंगे 4 से डिवाइड तो 3 आएगा, 3 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51। तो अब ऐड करते हैं, हमारे पास ऊपर जो नंबर है 16 प्लस 51, ये हमारे पास आएंगे 67 के इक्वल आएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 51 तो ये 67 आएगा और इसको हम लिखेंगे बटे में 12 को। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में भी सेम देखें स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी, तो पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को करेंगे पुट हम। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3, ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है। तो ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 4/3 प्लस बी की वैल्यू पुट करते हैं 5/2 और प्लस सी की वैल्यू हम लिखते हैं 7/4। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो 2 फ्रैक्शंस आ रही हैं इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 3 से करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, प्लस अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, प्लस 7/4 एज इट इज़। अब 8 और 15 को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 23/6 प्लस 7/4। अब 6 और 4 का हमने एलसीएम लेना है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये रफ अमल है, यहाँ पे साइड पे हम लिख लेते हैं 6 और 4 की हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो ये 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 और 4। अब ये 2 पे फिर होगा तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएंगे और फिर 2 पे इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये 3 पे करेंगे तो ये आएगा 3 1 ज़ार 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। अब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 2 4 और 4 × 3 हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा 6 और 4 का वो बनेगा 12, यानी एलसीएम हमारा क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। तो इस सारे को हम यूज़ करेंगे इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम हमारा 12 आता है तो हम 12 यहाँ पे लिखते हैं, इसको अरेज कर देते हैं। ये हमारा रफ अमल था, इसको साइड पे करना है हमने। तो एलसीएम स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे निकाला है 6 और 4 का 12। अब 12 को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, यानी ये 12 को 6 से तकसीम करेंगे तो ये आंसर 2 आएगा। 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 46 बनेगा। प्लस अब 12 को तकसीम करेंगे 4 से तो 3 आएगा। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 21। तो अब जो हमारे पास बटे से ऊपर नंबर हैं इनको ऐड कर देते हैं। तो 46 प्लस 21 तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 और बटे में 12 जो होगा ये एज इट इज़ आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है, तो दोनों आंसर बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे देखें वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वेरीफाई होगी, यानी हमने इस प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर दिया है।
तो अब इसका लिखते हैं रिज़ल्ट, यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, या आंसर हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इस तरह भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट। अब यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास साबित हुआ कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हमने वेरीफाई करना था, ये हमारे पास ख़ासियत तलाज़ुम बालियाज़ जमा वेरीफाई हुई है, इसको हमने साबित किया, या इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हमने वेरीफाई करना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उर्दू में इसको हम पढ़ते हैं ख़ासियत तलाज़ुम बालियाज़ ज़रब, और ये इसकी स्टेटमेंट है ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसको वेरीफाई करना है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, तो तब ये हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें हमारे पास ए इंटू बी सी है, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3 इंटू, अब ब्रैकेट में हमारे पास बी सी की वैल्यूज़ पुट होंगी, तो बी की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। तो इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 5/2 इंटू 7/4, तो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, तो क्या करते हैं बटे से ऊपर वाले जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 7 ये बन जाएगा 35, और बटे वाले आपस में 2 इंटू 4 ये बन जाएगा 8। अब यहाँ पे देखें ये कैंसिल होते हैं, 4 जो होता है ये 8 से कैंसिल होता है, तो 4 1 are 4 और 4 2 और 8। अब बटे से ऊपर क्या बचा 35 इंटू 1, तो ये क्या रहेगा 35 ही रहेगा, और बटे में हमारे पास 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल होगी। अब राइट हैंड साइड पे चलें, तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, यहाँ पे भी ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना है। ब्रैकेट में हमारे पास ए बी आ रहा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे हमारे पास ए की वैल्यू 4/3, यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने इकट्ठी लगानी है। तो ए के साथ बी को भी हमने लिखना था, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 5/2, तो ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर साथ लिखेंगे सी की वैल्यू क्या है 7/4 है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 4 इंटू 5 ये हमारे पास 2 बच गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 10, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा इंटू 7/4। अब यहाँ से भी ये कैंसिल होते हैं, ये 2 पे कैंसिल होता है 4, और ये 10 जो होता है ये भी 2 पे कैंसिल होता है, तो यहाँ से 5 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, बटे से ऊपर वाले आपस में ज़रब होंगे। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये भी 35/6 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 35/6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम होगा, तो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी। यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख दें, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव डैट, ये स्टेटमेंट लिखनी होती है जैसे मर्जी लिख दे, हैंस प्रूव डैट ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम उर्दू में क्या कह रहे हैं ख़ासियत तलाज़ुम बालियाज़ ज़रब, इसको हमने कर दिया वेरीफाई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो हमने एक्सप्लेन करना है कि ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो ज़ीरो हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर होता है। ये सारी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपने लिखनी है अपने आंसर में, एग्जांपल भी लिखनी है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ीरो हमारे पास रैशनल नंबर होता है हमेशा, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ए रैशनल नंबर इज़ आ नंबर दैट कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का मतलब क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, कसर की शक्ल में। तो हमारे पास रैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, कसर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें पी क्यू हमारे पास इंटीजर में से होते हैं, यानी पी क्यू बिलोंग्स टू जी का मतलब है इंटीजर, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है ये बटे वाला हिस्सा ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सो ज़ीरो कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू फॉर्म, क्योंकि ज़ीरो हमने कहा रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ज़ीरो भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि ज़ीरो हम लिख सकते हैं एज ए फ्रैक्शन, यानी ज़ीरो कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। तो ये सारी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर में लिखनी है, और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कोई भी देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैंने
4 5 लिख दिए हैं, यानी 0 का बटा जब भी हम लेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 को फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से तकसीम करेंगे, यानी 0 को 1 से करें, 0 को 10 से करें, 0 को 100 से करें, 0 को -5 से करें, या 0 को -150 से करें, या इसके अलावा 0 को हम किसी भी नंबर से तकसीम करें तो आंसर हमारा 0 आता है, जो कि डिफ़ाइन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 0 को हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 0 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर यस 0 इज़ द रैशनल नंबर। उसके बाद आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ऐड कर दें अपने आंसर में, और फिर इसकी एग्जाम्पल लिख दें कोई सी भी 2 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो हमने क्या करना है, रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना है, उसको बयान करना है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हमने जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हमने जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त भी पढ़ा था। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कोई भी हम 2 नंबर जो है रियल नंबर में से लेते हैं जिनको हम ए बी कह रहे हैं, तो उनके दरमियान 3 तरह से रिलेशन हो सकता है, यानी ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है, या ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। तो इन 3 तरह के रिलेशंस के अलावा कोई और रिलेशन 2 नंबर के दरमियान नहीं पाया जा सकता। यानी कोई भी हम 2 नंबर जब सेलेक्ट करते हैं रियल नंबर में से, तो इन तीनों में से कोई एक जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है, यानी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, सलासी खसीयत, क्या बोलते हैं, सलासी खासियत, यानी कोई भी 2 नंबर जब हम रियल नंबर में से लेते हैं तो उनके दरमियान 3 तरह से तल्लक हो सकता है, ये 3 तरह से रिलेशन गिवन है। इनमें से कोई एक जो होगा वो लाजमी तौर पे दुरुस्त होगा, लाजमी तौर पे ट्रू होगा, यानी ए बी से छोटा होगा, ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा। तो यही जवाब आपने लिख देना है स्टूडेंट्स अपने आंसर में, यानी स्टेटमेंट में, कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए लेस देन बी, और ए इक्वल टू बी, और ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो 4 और 5 के दरमियान हमने कोई से 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अपने क्वेश्चन को लिख के करते हैं सॉल्व। 2 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं 4 और 5 के दरमियान। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो 4 और 5 के दरमियान हम 2 रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जब हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों का ले लेंगे एवरेज, जो कि हमारे पास आसान तरीका है, ईजीएस्ट मेथड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यानी पहला जो रैशनल नंबर है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 और 5 का लेंगे एवरेज। तो 4 + 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड जो है उसके लिए क्या करते हैं, एक तो ये 9/2 ले लेते हैं, और एक 4 और 5 में से कोई एक ले लेते हैं, उनका ले लेते हैं एवरेज। तो एवरेज लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो सेकंड के लिए देखें क्या करना है हमने, एक तो हम लेंगे 9/2, ठीक है, और इसमें दूसरा नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं, 4 और 5 में से कोई एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 4 को। तो हम क्या करते हैं, 9/2 और 4 के दरमियान एक और रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से इसका भी लेंगे एवरेज, यानी 2 पे तकसीम करेंगे, इन दोनों को जमा करने के बाद 2 से तकसीम कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें बटे से ऊपर हमारे पास 2 नंबर है, 9/2 और 4। तो इनको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अब 2 को जब 2 से करेंगे डिवाइड तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये हमारे पास बटा 2 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी इसको लिखेंगे हम एज इट इज़। और ऊपर यहाँ पे हमने 9/2 और 4/1 का एलसीएम लेके इसको लिख लिया। अब मज़ीद इसको लिखें, 9 + 7 क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 से तकसीम। अब ये हमारे पास जो डिवीजन का अमल है, ये लाइन जो है ये बटे वाली, ये डिवीजन को शो करती है, इसको हम तब्दील कर देते हैं ज़रब में। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 को हम लिख लेते हैं 1/2, यानी जब हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी तकसीम को ज़रब में, तो ये 2 जो होगा इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 1 ये हमारे पास 17 आ जाएगा, और 2 × 2 क्या बनेगा 4। तो 2 रैशनल नंबर जो हमारे पास हमने फाइंड करने थे 4 और 5 के दरमियान, वो कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास आ गया 9/2 और एक आ गया हमारे पास 17/4। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिंप्लीफाई करना है, जिसमें हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं। तो इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
लॉज ऑफ रेडिकल को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, इसको लिख के करते हैं सॉल्व। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जज़र है इसको ख़त्म करेंगे। तो x की पावर हमारे पास आएगी 15, y की पावर आएगी 35 और z की पावर हमारे पास आ जाएगी 20। तो इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी क़ुव्वतनुमाई शक्ल में। तो ये हमारे पास आएगा 1/5 यानी जब हम जज़र को स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये जो इंडेक्स होता है इसको पावर की शक्ल में जब लिखते हैं तो 1 लिख लेते हैं, यानी जो भी यहाँ पे है 3 है 5 है 7 है कुछ भी है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी क़ुव्वतनुमाई शक्ल। अब ये जो पावर 1/5 है ये यहाँ पे x की भी है, y की भी है और z की भी है। तो हर एक की पावर को अलग अलग लिख लेते हैं, यानी x की पावर 15 और इसकी पावर आएगी हमारे पास 1/5। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होना तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 15 × 1/5। इसी तरह y की पावर हमारे पास है 35 और ये होल पावर 1/5 भी साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 और बटे में आ जाए तो हमारे पास क्या आएगा z की पावर 20 और इसकी पावर आएगी 1/5। अब इसको कैंसिल करें, ये 5 × 1 5 और 5 3 = 15। तो यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 3 बचेगा। इसी तरह यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 1 = 5 5 7 = 35। तो y की पावर हमारे पास यहाँ से बचेगी 7। अब बटे में जाएँ तो ये हमारे पास 5 1 = 5 और 5 4 = 20। तो z की पावर कितनी बच रही है 4। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 y की पावर 7 और बटे हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4। तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होगा, इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको भी सिंप्लीफाई हमने करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है इसको क़ुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, यानी 27 इसकी पावर हमारे पास 2x है और जब हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, क़ुव्वतनुमाई शक्ल इसकी आ गई। अब हमारे पास 27 की 2 पावर्स हैं, 2x और 1/3। तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 27 इसकी पावर हमारे पास 2x है और दूसरी पावर 1/3, तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखें 27 जो है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 27 हमारे पास लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 2x है और फिर यहाँ पे जो होल पावर है ये 1/3 है। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 3 की पावर 6 है, यानी 3 × 2x क्या बनेगा 6x इंटू ये पावर हमारे पास क्या है 1/3 है। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 पे कैंसिल करें, 3 1 = 3 3 2 = 6। तो 3 की पावर हमारे पास क्या बच रही है यहाँ पे 2 और ये x साथ आ जाएगा एज इट इज़। तो इससे आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 × 3 n+2 3 n+1 -3 n। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 3 n कॉमन है, यानी यहाँ पे देखें 3 की पावर n+2 तो यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे n+1 है तो n आ रहा है और यहाँ पे 3 n है। तो जो हमारे पास 3 की पावर n है इसको हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और उसको कैंसिल करने के बाद हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से 6 3 यानी 3 की पावर n+2 है जिसको हम लिख लेते हैं 3 n और 3 यानी हमने क्या कर लिया पावर को सेपरेट कर लिया, n+2 को हमने लिख लिया n × 3 अब चूँकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं तो यहाँ पे पावर्स जो थी ऐड हो रही थी तो हमने इनको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लिया। तो 3 n × 3 बेसिकली क्या है 3 n+2 के इक्वल ही है। अब बटे में आ जाए तो यहाँ पे देखिए 3 n+1 को हम लिखते हैं 3 n और 3 यहाँ पे भी पावर को सेपरेट कर लिया और साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया। अब 3 n आ जाएगा एज इट इज़। अब बटे से ऊपर देखें 6 × 3 और साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 यानी 3 n को हमने साइड पे कर लिया और ये 3 जो है इसको 6 के साथ लिख लिया। अब यहाँ से देखें बटे में 3 हमारे पास कॉमन है। अब 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 3 और ये 3 के इक्वल ही आएगा और यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें 3 से कैंसिल हो रहा है
अब 6 इंटू 3 raised to power 2 क्या आएगा, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9 और बटे में आएगा 3 - 1 2 के इक्वल। अब यहाँ से भी कैंसिल होता है, ये 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 6 और 2 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया और बटे से ऊपर बच रहा है हमारे पास 3 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 क्या आता है, 27 के इक्वल आता है। मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल लगातार, ऑड इंटीजर यानी ताकदार, तो सम का मतलब होता है मजमूआ। तो सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हमारे पास मुसलसल ऑड नंबर है और उनको जमा करने से बनता है 51 और उन 3 नंबर्स को हमने फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे अपने कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स को और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करके उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। तो 3 ऑड इंटीजर्स को हमने लेट करना है। उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑड इंटीजर कैसे बनेंगे ये। अब हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 2x + 1। अब ये एक ऑड इंटीजर है, यानी x की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये नंबर यहाँ पे बन जाएगा इवन। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा ऑड। तो यहाँ पे देखें, अगर हम x = 0 लगाते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू बनती है हमारे पास 1 बनती है इसकी वैल्यू। अब x = अगर हम 1 लगाते हैं तो यहाँ पे देखें x की जगह पे 1 लगाने से ये बन जाएगा 2, 2 + 1 आ जाएगा 3। अब x = अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 × 2 4, 4 + 1 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट डिफाइन किया है 2x + 1, ये एक ऑड नंबर है। तो ये हम फर्स्ट ऑड नंबर लेट कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट होगा उसमें +3 कर देंगे और उससे अगले में +5 कर देंगे, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास इवन है। उसमें जब हम ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ऑड नंबर बनते जाएंगे। तो कंसेक्टिव लेने तो इसका मतलब है हमने लगातार यानी मुसलसल लेने, जैसे यहाँ पे ये देखें 1 3 5 ये हमारे पास मुसलसल ऑड नंबर आ रहे हैं। तो हम लेट करते हैं यहाँ पे हमारे जो ऑड इंटीजर हैं, तो लिखेंगे लेट 2x + 1 2x + 3, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास इवन है तो इसमें +1 करेंगे यानी ऑड नंबर ऐड करेंगे तो ये ऑड बनेगा। अब यहाँ पे उसके बाद अगला हमने ऑड नंबर लेना है तो 1 के बाद +3 करेंगे और इसी तरह यहाँ पे 2x + 5 करेंगे, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास इवन है उसमें +5 करेंगे तो ये ऑड बन जाएगा क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। तो इवन में जब हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो वो ऑड नंबर बन जाता है। अब ये 1 3 और 5 ऐड करने से ये 3 जो है ऑड नंबर बन गए और ये कंसेक्टिव बन गए यानी लगातार। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2x + 1 2x + 3 2x + 5 और कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो कंडीशन हमारी क्या है कि इन तीनों का सम यानी इन तीनों को जमा करने से हमें 51 मिलता है। तो इनको जमा करते हैं, कंडीशन लगाते हैं 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5, तो इन सब को जमा करने से हमारा आंसर आता है 51। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ रहा है 2x + 2x 4x और +2x 6x। तो x वे टर्म को कंबाइन करने से बन रहा है 6। अब x के बगैर जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करें तो 1 + 3 4 4 + 5 ये आ जाएगा 9 और यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास है 51। अब +9 जो है राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 51 - 9। अब 6x = आएगा हमारे पास 42, यानी 51 में से जब 9 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। अब दोनों साइड पे 6 से डिवाइड करें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 जो है ये x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आके 42 को करेगा डिवाइड और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे जो हमने नंबर लेट किए, यानी यहाँ पे 2x + 1 2x + 3 या 2x + 5 इन तीनों में हम पुट करते हैं x की वैल्यू 7। तो इस तरह हमें 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर मिल जाएंगे। तो पुट करें यहाँ पे x 2x + 1 = अब यहाँ पे x की जगह पे हम 7 पुट करते हैं और फिर करेंगे +1, तो ये बनेगा 2 × 7 14 +1 करेंगे तो 15। तो ये हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर आ गया। अब अगला हमारे पास है 2x + 3, तो इसमें भी x की जगह पे 7 पुट करना है +1 एज इट इज़, तो 2 × 7 ये आ जाएगा 14। सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास है +3, तो 14 + 3 ये 17 बन जाएगा। और थर्ड नंबर हमने लेट किया था 2x + 5, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 7 पुट करें, यहाँ पे प्लस आ जाएगा हमारे पास 5, तो 2 × 7 ये आ जाएगा 14 और +5 करेंगे तो ये बन जाएगा 19। अब ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हैं।
यानी कंसेक्टिव हैं, मुसलसल है 15, 17 और 19, और इनका सम हमारे पास 51 आना चाहिए। तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका आंसर जो है वो 51 ही आता है। तो हमारी कंडीशन भी पूरी हो रही है और 3 कंसेक्टिव नंबर भी हमें मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls एंड प्लेस देम इन टू 2 buckets। तो अब्दुल्ला क्या करता है, पिक्ड अप यानी उठाता है 96 बॉल, 96 जो गेंदें हैं उनको, और क्या करता है, प्लेस करता है, रखता है इन टू 2 buckets, इन 2 बाल्टियों में। 1 bucket हैज़ 28 मोर बॉल्स देन अदर बकेट, यानी एक जो बाल्टी है उसमें दूसरी बाल्टी से 28 गेंदें ज़्यादा हैं, यानी 1 bucket हैज़ 28 यानी 28 मोर बॉल, ज़्यादा बाल हैं देन दी अदर बकेट, दूसरी बाल्टी से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, यानी हमने क्या करना है, हर एक बाल्टी में कितनी कितनी गेंदें उसने रखी हैं वो फाइंड करनी है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 96 हैं। एक बकेट में हम लेट कर लेते हैं कि कुछ बॉल्स हैं, तो दूसरी में क्या है, 28 ज़्यादा हैं। तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो लेट करते हैं नंबर हमारा और उसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 96 बॉल्स हैं और एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 ज़्यादा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बॉल्स इन 1 बकेट। तो एक बकेट में हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि बॉल्स जो हैं वो x हैं, तो दूसरी में क्या है, 28 ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे बॉल्स इन सेकंड बकेट। तो वो आ जाएगा x + 28, यानी एक हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया कि एक जो बाल्टी है उसमें x बॉल्स हैं, तो दूसरी में चूँकि 28 ज़्यादा है तो दूसरी में हम क्या कर लेते हैं, x + 28। तो दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 96 होगा, क्योंकि टोटल बॉल हमारे पास 96 थी जो बाल्टी में रखी गई, दोनों बाल्टियों में अलग अलग, एक में x हैं एक में x + 28 हैं, तो टोटल हमारे पास 96 है। तो कंडीशन हम लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों को सम करने से क्या आना चाहिए, 96 आना चाहिए, यानी एक बकेट में x है दूसरे में x + 28 हैं, तो दोनों को जमा करने से टोटल बॉल हमारे पास 96 बनती हैं। तो यहाँ पे देखें x + x बन जाएगा 2x और फिर आ जाएगा प्लस का 28 = 96। अब 28 दूसरी साइड पे जाके होगा माइनस, तो लिखेंगे 96 - 28 और 2x = आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं 96 - 28, तो ये हमारे पास आ जाना है 68। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है 2x, तो हमें वैल्यू चाहिए x की, तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे x से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी करते हैं, तो x हमारे पास क्या आता है 34। तो हमारे पास एक जो बाल्टी है उसमें 34 बॉल्स हैं और दूसरी में कितनी है, x + 28 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 28 जो है वो ऐड कर देते हैं। तो x + 28 = आ जाएगा 34 + 28, तो इसको ऐड कर दें तो ये हमारे पास आएगा 62, यानी x + 28 जो होगा ये बन जाएगा 62 के। तो जो हमारे पास फर्स्ट बकेट है उसमें है 34 और सेकंड में कितनी है 62। तो दोनों बकेट्स में हमारे पास जो बॉल्स की तादाद थी, नंबर ऑफ बॉल्स थी, वो हमने फाइंड कर ली अपनी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा आंसर क्या आएगा 34 एंड 62। तो यहाँ पे लिख लिया आंसर 32 एंड 62। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक। तो सलमा क्या करती है, इन्वेस्ट करती है 3,50,000 रुपये, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर annum। तो बैंक क्या करता है, उसको एक साल का 7/1/4 यानी तकरीबन 7.25% जो है प्रॉफिट देता है, सिंपल प्रॉफिट। तो आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर annum, यानी 2 साल के बाद ये जो हमारे पास 7/1/% यानी 7.25 हम इसको कह सकते हैं, ये जो परसेंटेज थी उसको बैंक इंक्रीज़ कर देता है 8% पे, यानी 2 साल के बाद ये रेट बढ़ जाता है और 8% पे चला जाता है, यानी अब उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 8% के हिसाब से मिलेगा। तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, यानी 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम होगी या उसको कितनी अमाउंट मिलेगी, कितनी रकम उसको मिलेगी। तो पहले 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट उसका जो है वो 7/1/4 यानी 7.25% है, और अगले 5 साल के लिए
जो प्रॉफिट है वो 8% के हिसाब से है, तो 7 साल के बाद उसके पास टोटल रकम कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमें गिवन है उनको यूज़ करते हुए जो प्रॉफिट है 7 साल का वो फाइंड करते हैं। अब जितनी रकम उसने इन्वेस्ट की है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको 20,000 कहते हैं। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 3,50,000। तो जितनी रकम इन्वेस्ट की उसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, और जिस रेट से यानी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको हम 8,000 कहते हैं। तो पहले 2 साल के लिए यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी पहले 2 साल के लिए हम फाइंड करते हैं, फिर अगले 5 साल के लिए करेंगे। तो रेट हमारे पास क्या है, 7/1/4%। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.25%। और चूँकि ये 2 साल के लिए इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो टाइम हमारा होगा 2 ईयर्स, यानी टी हमारे पास क्या होगा, 2 ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है हमारे पास, जो असल वैल्यू होती है, असल अमाउंट जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। अब प्रॉफिट किस परसेंटेज से मिल रहा है उसको हम आर से ज़ार करते हैं, रेट से के लिए हम आर यूज़ करते हैं और उसके बाद टाइम के लिए टी का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है या हमारे पास सिंपल प्रॉफिट है उसको हम ज़ाहिर करते हैं आई से, चूँकि हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, पहले 2 साल के लिए और फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो जो हम पहले 2 साल के लिए फाइंड कर लेते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं I1। तो आई वैसे हमारे पास इंटरेस्ट के लिए होता है, सिंपल प्रॉफिट के लिए यूज़ होता है। तो हमने चूँकि 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो पहले हम I1 लेट करते हैं, यानी I1 हमारा जो है वो फाइंड करेंगे। अब फार्मूला हमारे पास I1 का क्या है, वो फार्मूला हमारे पास होता है P ज़रब R ज़रब T ओवर 100। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़ को, P हमारे पास है 3,50,000, R हमारे पास है 7.25 और T हमारे पास है 2 और ओवर हम करेंगे 100। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो बटे में है इसको हम वैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये 2 0 हमारे पास यहाँ पे 2 0 से कैंसिल होते हैं, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या बनता है, ये हमारे पास आता है 3,500 इंटू 7.25 और फिर इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमने लिख देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 50,750। तो ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए जो प्रॉफिट था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए जो प्रॉफिट बनता है, जो पैसे मिलते हैं उसको वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, यानी 3,50,000। जो हमारे पास रेट है वो चेंज हुआ, पहले 7.25% था, अब यहाँ पे ये है 8%। और टाइम हमारा इंक्रीज़ हुआ है, टाइम हमारे पास है 5 ईयर्स। और अब हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट है उसको हम डिनोट कर लेते हैं I2 से। तो I2 हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला सेम वही यूज़ करेंगे। I2 हमारे पास आएगा P ज़रब R ज़रब T ओवर 100। अब इसमें भी वैल्यूज़ पुट करें और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। वैल्यूज़ पुट करने के बाद P हमारे पास है 3,50,000, R हमारे पास है 8, T हमारे पास है 5 ओवर हम लेंगे 100। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, यानी ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो बाकी हमारे पास यहाँ से क्या बचता है, 3,500 इंटू, अब 8 इंटू 5 इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये 40 बनता है। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और इसका आंसर लिखें। तो आंसर हमारा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1,40,000 यानी 1,40,000। अब टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, टोटल प्रॉफिट कितना मिला, तो उसके लिए हम लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी दोनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं फर्स्ट 2 ईयर के लिए और लास्ट 5 ईयर के लिए, उनको क्या कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पहली वैल्यू आई है वो है 50,750 और दूसरी हमारे पास है 1,40,000, तो इनको ऐड कर दें। तो I इक्वल टू हमारे पास आएगा, पहली वैल्यू हमारे पास I1 की है, I1 है हमारे पास 50,750 और I2 हमारे पास है 1,40,000।
तो इनको करते हैं प्लस। तो आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इनको प्लस करने के बाद 1,90,750। तो ये तो उसको इंटरेस्ट मिला यानी प्रॉफिट मिला अपनी इन्वेस्टमेंट पे 7 साल के बाद। अब टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगी यानी टोटल अमाउंट 7 साल के बाद जो होगी हम उसके पास, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद उसके पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो 3,50,000 तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, प्लस 1,90,750 उसको प्रॉफिट मिला। तो टोटल अमाउंट इन दोनों को हम ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने से हमें मिलेगा 5,40,750। तो ये हमारे पास वो अमाउंट है जो 7 साल के बाद हासिल होगी अगर हमारे पास इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए 7.25 यानी 7/1/5% है और आखिरी 5 साल के लिए क्या है, आखिरी 5 ईयर के लिए क्या है 80% है। तो हमने अलग अलग फाइंड किया। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसकी अकॉर्डिंग देखें कि प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 थी, तो पहले 2 साल की इंटरेस्ट ये था और 2 साल के लिए हमने I1 जो है वो फाइंड किया, वो हमारे पास आया था 50,750। फिर अगले 5 ईयर्स के लिए हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 1,40,000। दोनों को ऐड किया, टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया ये वाला 1,90,750। तो 7 साल के बाद सलमा के पास टोटल अमाउंट कितनी होगी, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्लस जितना उसको प्रॉफिट मिला, तो टोटल कितनी बनती है 5,40,750। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके साथ ही हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।